गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम कक्षा 10 साइंस जैव विविधता एवं इसका संरक्षण चैप्टर नंबर 19 करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जैव विविधता होती क्या है। जैव विविधता दो शब्दों से मिलकर बना है। जैव अर्थात जीवन, विविधता का अर्थात विभिन्नता। जैव और विविधता दो शब्दों से मिला है, जैव और विविधता। जैव का मतलब है जीवन और विविधता का मतलब है विभिन्नता, जीवन में विभिन्नता। अतः जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवधारियों के मध्य पाई जाने वाली विभिन्नता। चूंकि जीवधारियों में पेड़ पौधे, वनस्पति तथा जीव जंतु सभी सम्मिलित है, अतः जैव विविधता एक व्यापक शब्द है। इसका विस्तार अति सूक्ष्म पादप शैवाल से लेकर विशालकाय वृक्ष, बरगद तथा रेडबुक, अति सूक्ष्म जलीय प्लावक से लेकर विशालकाय व्हेल तथा अति सूक्ष्म जीवाणुओं से लेकर विशालकाय हाथी तक पाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 1987 में प्रकाशित प्रौद्योगिकी आकलन रिपोर्ट, टेक्नोलॉजी असेसमेंट रिपोर्ट 1987 के अनुसार जैव विविधता का निम्नानुसार परिभाषित है। जीव जंतुओं में पाई जाने वाली विभिन्नता, विषमता, पारिस्थितिकीय जटिलता ही जैव विविधता कहलाती है। यह है जैव विविधता। जैव विविधता का मतलब है कि जीवों में विविधता, जीव जंतुओं में विविधता, पेड़ पौधों में विभिन्नता। अलग अलग प्रजाति के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, अलग अलग जीव जंतु पाए जाते हैं, अलग अलग स्थानों पर उस स्थान के वातावरण के अनुकूल जीव जंतु मिलेंगे, पेड़ पौधे मिलेंगे। अब बात करते हैं जैव विविधता संरक्षण। जैव विविधता का संरक्षण। जैव विविधता संरक्षण का मतलब क्या है? जो जैव में विभिन्नता है उसका संरक्षण करना है, यानी उसको बनाए रखना है। इसके लिए जो प्रयास किए गए हैं सरकार द्वारा वो इसके अंदर दिए गए हैं। हमारे जीव मंडल तथा पारिस्थितिकी तंत्रों को संतुलन तथा सामान्य क्रियाशीलता के लिए जीव जंतुओं तथा वनस्पति की विविधता को बने रहना आवश्यक है। जो हमारा वातावरण है, पारिस्थितिक जीवमंडल है, उसमें जीव जंतुओं की विभिन्नता बनाए रखना जरूरी है। किंतु आधुनिक मानव के स्वार्थपूर्ण क्रियाकलापों तथा उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के अनियंत्रित विध्वंस से पृथ्वी पर जैव विविधता का नियंत्रण नुकसान हो रहा है। ये क्या कह रहा है? मनुष्य के अपने स्वार्थ के लिए शिकार किए जा रहे हैं जीव जंतुओं के, और पेड़ पौधों को काटा जा रहा है अपने स्वार्थ के लिए। उससे क्या हो रहा है? जैव विविधता में नुकसान हो रहा है तथा जीवों व पादपों की अनेक प्रजातियां तेजी से विलुप्त हो रही है, खत्म हो रही है। इस दुनिया से उनका नाम निशान मिट रहा है। संकटग्रस्त जातियों को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर अनेक प्रयास किए गए। ये संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, उनको बचाने के लिए, जो विलुप्त हो गई है उनको तो हम बचा नहीं सकते। संकटग्रस्त का मतलब है ऐसे जीव बचे हैं जो बिल्कुल ही कम मात्रा में है, बहुत ही कम है, निकट भविष्य में वो एक दिन विलुप्त होने के कगार पर है। उन्हें बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय व स्थानीय स्तर पर बहुत से प्रयास किए गए हैं। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रयास के बारे में बात करते हैं। विश्व में जैव विविधता को निरंतर
ह्रास को देखते हुए, निरंतर हानि होते हुए देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन 1968 में अंतर्राष्ट्रीय संस्था 1968 में जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाई है IUCN, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसकी फुल फॉर्म है। और इसे क्या बोलते हैं? विश्व प्राकृतिक संरक्षण संघ। क्या बोलते हैं? विश्व प्राकृतिक संरक्षण संघ, और या इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर बोला जाता है। ये 1968 में अंतर्राष्ट्रीय यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस संस्था का निर्माण किया, और ये संस्था है 4 वर्ष तक यानी 1972 तक इस पर कार्य करती रही, यानी 4 वर्ष पर इस पर अध्ययन करती रही। जो ये संस्था है IUCN, इस संस्था द्वारा 4 वर्ष तक विश्व के विभिन्न पादप और प्राणियों जातियों पर अध्ययन कर 1972 में एक पुस्तक का प्रकाशन किया। 4 वर्ष तक जीव जंतु प्राणियों सब पर अध्ययन किया इस संस्था ने। 1972 में एक रेड डाटा बुक के नाम से एक किताब का प्रकाशन किया। इस पुस्तक में लुप्त हो रही जातियों, उनके आवास व वर्तमान में उनकी संख्या को सूचीबद्ध किया। इस पुस्तक में अलग अलग उसने क्या किया? लुप्त हो रही प्रजातियां, संकटापन्न प्रजातियां, उनको क्या है अलग अलग आंकड़ों को दर्शाया। वो क्या कहलाती है? रेड डेटा पुस्तक बुक। IUCN ने विश्व की जीव प्रजातियों के संरक्षण के लिए दृष्टि से 5 सहवर्गों में विभाजित किया। इस संस्था ने जो उसकी जीवों की जो प्रजातियां हैं उनको 5 वर्गों में विभाजित किया है। वो 5 वर्ग कौन कौन से हैं हम देखते हैं। पहला है जी विलुप्त प्रजातियां। विलुप्त प्रजातियां। विलुप्त प्रजातियां। दूसरा है संकटाग्रस्त प्रजातियां। संकटाग्रस्त प्रजातियां। विलुप्त प्रजातियां, संकटाग्रस्त प्रजातियां। इसके बाद बात करते हैं अति संवेदनशील प्रजातियां। अति संवेदनशील प्रजातियां। इसके बाद दुर्लभ प्रजातियां। इसके बाद बात करते हैं अपर्याप्त रूप से ज्ञात प्रजातियां। IUCN ने जो प्रजातियों को 5 सहवर्गों में विभाजित किया। पहला है विलुप्त प्रजातियां, दूसरा है संकटाग्रस्त प्रजातियां, तीसरा है अति संवेदनशील प्रजातियां, चौथा है दुर्लभ प्रजातियां, पांचवा है अपर्याप्त रूप से ज्ञात प्रजातियां। बारी बारी से इनकी बात करते हैं। सबसे पहले ऐसी जातियां जो अब विश्व में कहीं भी जीवित अवस्था में नहीं है,
विलुप्त प्रजातियां कहलाती है। उदाहरण के लिए डोडो पक्षी, डायनासोर, रानियां, पादप। क्या कह रहा है? विलुप्त प्रजातियों के अंदर कौन सी प्रजाति आती है? ऐसी प्रजाति जो अब विश्व में, संसार में हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलती है, वो विलुप्त हो चुकी है, वो इस संसार से खत्म हो चुकी है। वो कौन सी प्रजाति कहलाती है? विलुप्त प्रजाति। इसके एग्जाम्पल के रूप में हम क्या लेते हैं? डोडो पक्षी। डोडो पक्षी अब क्या है? हमें देखने को नहीं मिलते। डायनासोर नहीं मिलते, सिर्फ फिल्मा वगैरह में देख सकते हैं डायनासोर। ये क्या है? विलुप्त हो चुकी है, यानी संसार में अब नहीं मिलते। और राइनिया, पादप। पादप की जो राइनिया प्रजाति है वो भी अब विलुप्त हो चुकी है। विलुप्त प्रजातियां क्या है? ऐसी प्रजाति जो अब इस संसार में हमें देखने के लिए नहीं मिलती, अपर्याप्त है, यानी पर्याप्त नहीं है। वो कौन कौन सी है? डोडो पक्षी, डायनासोर और रानिया, पादप। अब बात करते हैं शंकाग्रस्त प्रजाति की। ऐसी प्रजाति जिस पर संकट है, यानी विलुप्त होने का संकट है, बहुत ही कम मिलती है, कहीं कहीं मिलती है विश्व में। अगर निकट भविष्य में इसका ध्यान नहीं रखा गया, इसकी ओर कोई स्पेशल ध्यान नहीं किया गया, तो ये क्या हो जाएगी? विलुप्त प्रजाति के श्रेणी में आ जाएगी। इसे क्या बोला जाता है? संकटग्रस्त प्रजाति। जैसे चीता, बाघ कहीं कहीं मिलते हैं ना, ये क्या संकटग्रस्त प्रजाति है? चीता, बाघ, वगैरह। ये हमारी किस्म आती है संकटाग्रस्त प्रजाति में। अब बात करते हैं अति संवेदनशील प्रजातियां। ऐसी जातियां जिनकी संख्या तेजी से कम हो रही है, शीघ्र ही संकटाग्रस्त की श्रेणी में आने की आशंका है। अब तीसरे नंबर पर आती है अति संवेदनशील। बहुत ही जल्दी जल्दी इनकी संख्या कम हो रही है। अगर इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो शीघ्र ही ये इस श्रेणी में आ जाएगी। कौन सी श्रेणी में? संकटाग्रस्त की श्रेणी में। कोई कोई बचेगी। इसके लिए एग्जाम्पल के रूप में कौन कौन सी आती है? याक, लाल पांडा, ब्लैक बग, कोबरा वगैरह है। क्या है? ये अति संवेदनशील प्रजातियां हैं। अब बात करते हैं दुर्लभ प्रजाति की। ऐसी जातियां जो प्राय सीमित भौगोलिक क्षेत्र में रह गई है या जिनकी संख्या बहुत विरल है, जैसे लाल भेड़िया, हेनान गीवन, ग्यावान गेंडा। दुर्लभ प्रजातियों में क्या आती है? ऐसी प्रजातियां सिर्फ भौगोलिक क्षेत्र, स्पेशल क्षेत्र में ही मिलती है, यानी वो विश्व में अब कहीं कहीं स्पेशल भौगोलिक क्षेत्र में ही मिलेगी। वो कौन सी प्रजाति है? दुर्लभ प्रजातियां। इसमें क्या क्या आती है एग्जाम्पल के रूप में? लाल भेड़िया, अब बात करते हैं अपर्याप्त रूप से ज्ञात प्रजातियां। ऐसी प्रजातियां जिनके बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं होने से उक्त किसी विशिष्ट वर्ग में नहीं रखा जाता। कुछ ऐसी भी प्रजातियां हमारे पास, उसके रूप में हमें ज्ञात नहीं है कि इसे कौन सी श्रेणी में रखें, उनके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है। वो कौन सी है? अपर्याप्त रूप से ज्ञात प्रजातियां, उनके नाम वगैरह नहीं है। ये है हमारे जो उनको 5-6 वर्गों में बांटा गया था। IUCN ने वर्ष 1973 में एक कन्वेंशन, CITES, कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इग्रेडिड स्पेसीज आयोजित की, जिसमें विभिन्न देशों की संकटाग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर नियंत्रण लगाने में अपनी सहमति दी। अब जो नया है, एक संस्था और बनाई, जो अंतर्राष्ट्रीय संघ है उसने क्या किया, एक संस्था का और गठन किया, उसका नाम है
जो IUCN था उसने क्या किया, एक नई संस्था बनाई CITES, इसका गठन किया। इस संस्था का क्या काम था, जो विश्व में जो जीव जंतुओं का व्यापार होता है उनको रोकने के लिए यह संस्था बनाई गई। वर्ष 1972 में ब्राजील के शहर रियो डी जनेरिया में हुए पृथ्वी सम्मेलन के दौरान जैव विविधता CBD कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी अस्तित्व में आई, जिसमें आज 193 देश स्वीकार कर चुके हैं। उक्त संधि के माध्यम से सभी देशों के जैव विविधता संरक्षण हेतु अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। फिर क्या हुआ, ये हुआ था 1973 में। सबसे पहले क्या हुआ था, 1968 में अंतर्राष्ट्रीय संघ ने इसकी स्थापना की थी IUCN ने। IUCN ने 4 वर्ष बाद 1972 में एक रेड डेटा बुक का गठन किया, रेड डेटा बुक बनाई, जिसमें क्या संकटाग्रस्त विलुप्त प्रजातियों का डाटा रखा। उसके बाद 1973 में IUCN ने क्या किया, एक CITES नामक संस्था बनाई। उसने क्या किया, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता था, जैसे मेंढक वगैरह का व्यापार होता था और भी जीवों का विदेशों में व्यापार होता था। पहले क्या होता था, भारतीय मेंढकों का भी विदेश में बहुत ज़्यादा व्यापार हुआ करता था। एक समय ऐसा आया कि मेंढक की प्रजाति बिल्कुल विलुप्त होने के कगार पे आ गई, तो उसने संस्था ने क्या किया, उस पर प्रतिबंध लगा दिया। इसी प्रकार 1973 में इस CITES ने क्या किया, 193 देश थे, जो सभी देश इकट्ठा हुए, आपस में जो व्यापार होता था जीव जंतुओं का, वो उस पर प्रतिबंध लगा दिया। फिर 1992 में क्या हुआ, ब्राजील के शहर रियो डी जनेरिया में पृथ्वी सम्मेलन हुआ, जिसमें क्या हुआ, जैव विविधता संधि CBD पर हस्ताक्षर किए सभी देशों ने। 193 देशों ने हस्ताक्षर किए और सभी जीव जंतुओं की विविधता के संरक्षण हेतु उनको बचाने के लिए प्रतिज्ञा ली। इसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय स्तर की। ये है हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रयास। अब बात करते हैं राष्ट्रीय स्तर की। राष्ट्रीय स्तर, यानी हमारे देश के स्तर पर राष्ट्रीय प्रयास क्या किए, वो तो अंतर्राष्ट्रीय प्रयास थे। देश के स्तर पर क्या प्रयास हुए, जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय संधि CBD हुई थी। CBD ने 193 देशों ने हस्ताक्षर किए थे, उसमें भारत भी शामिल था। के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार ने 2002 में फिर क्या किया, CBD कब हुई थी, 1992 में, और 2002 में भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने जैव विविधता एक्ट, बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002 बनाया, जिसके अनुसार 3 मुख्य उद्देश्य थे। इस एक्ट के 3 मुख्य उद्देश्य थे। पहला है जैव विविधता का संरक्षण करना, यानी जैव विविधता को बचाना। दूसरा इसका मुख्य उद्देश्य था जैव विविधता का ऐसा उपयोग जिसे यह लंबे समय तक उपलब्ध रहे। जो जैव विविधता का ऐसा उपयोग करना है, हमें लंबे टाइम तक हमारे उपयोग में आता रहे। पहला संरक्षण करना था, दूसरा इसका लंबे समय तक यूज करना था, तीसरा था देश के जैविक संसाधनों का उपयोग से होने वाले लाभों का समान वितरण, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। जो जैविक संसाधनों का जो वितरण था तीसरा, वो सभी लोगों को समान रूप से हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका प्रॉफिट मिले। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जैव विविधता एक्ट 2002 में त्रिस्तरीय संगठन का प्रावधान है। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राज्य स्तर पर राज्यों की जैव विविधता बोर्ड और स्थानीय स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियां। यानी आगे इन्हें तीन टाइप से डिवाइड कर दिया। राष्ट्रीय स्तर पर तो इसका राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण बनाया,
राज्य स्तर पर राजकीय बनाया यानी राज्यों के लिए बनाया, और स्थानीय स्तर पर अलग समिति बना दी इसकी। भारत में पर्यावरण, वन, जल, वायु, जैव विविधता कानूनों के एक दायरे लाने के उद्देश्य में 2 जून 2010 को, फिर क्या हुआ, 2 जून 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण का गठन हुआ। अब उक्त कानूनों के अंतर्गत अपील उच्च न्यायालय में नहीं वरन राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दर्ज होगी, जिनके इन विषय में संबंधित विवादों का निपटारा तेजी से होगा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्यालय है वो भोपाल में बनाया गया, यानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इसका जो मुख्यालय बनाया गया। ये थे हमारे राष्ट्रीय सत्र। इससे पहले हमने किया था अंतर्राष्ट्रीय सत्र के प्रयासों के बारे में। बस आज के लिए ही इतना ही, कल करेंगे जैव विविधता संरक्षण के प्रकार।